जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। टॉक्सिक डिजास्टर, ये द हिंदू का आर्टिकल है। इसे आप अपने सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों से जोड़ सकते हैं। अभी जो विशाखापट्टनम में जो रिसाव हुआ गैस का, उसी के एवज में ये आर्टिकल है। एक जहरीले रसायन का विनाशकारी रिसाव जिसने कई लोगों की जान ले ली और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास सैकड़ों लोगों को बीमार छोड़ दिया। एक लंबे समय तक तालाबंदी से जूझ रहे देश के लिए एक झटका के रूप में आता है। गोपालपट्टनम के आसपास बस्तियों के निवासी उस स्थान के करीब जहां एलजी पॉलीमर संयंत्र स्थित है, रात में इस क्षेत्र में बहने वाली खतरनाक स्टायरीन जो वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, लोगों को भागने की कोशिश के कारण कई मौतें हुई और रसायन ने उन्हें बेहोश कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार को उन लोगों की चिकित्सा जरूरतों पर तुरंत ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो गैस रिसाव से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण 1984 भोपाल गैस आपदा की तुलना इस गैस त्रासदी से करना अनिवार्य हो गया है। एक हानिकारक रसायन के रूप में स्टाइलिन तत्काल क्षणों से परे पुराने प्रभाव डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साहित्य से इसे एक पदार्थ के रूप में उद्धृत करता है जो कैंसर का कारण हो सकता है। इस प्रकार इसके संपर्क की कोई सुरक्षित सीमा नहीं है। पीड़ितों और परिवारों के लिए सॉलिटियम भुगतान और मुआवजा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसलिए पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की उच्चतम गुणवत्ता तक पहुंच भी आवश्यक है। गोपालपट्टनम में जो हुआ वह भारत भर के उद्योगों के लिए भी एक चेतावनी है, यानी कि अन्य लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पहले भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें आज तक कुछ लोग उसको झेल रहे हैं, और एक ये दूसरी घटना है। अतः उद्योग कर्मियों को, जो उद्योग मालिक हैं, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगला आर्टिकल है कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग आ पेंडेमिक, मतलब इस समय की स्थिति में क्या इलेक्शन करवाना संभव है। जैसा कि महाराष्ट्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए संघर्ष किया, उसके लोग एक अनोखी समस्या को देख रहे थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच गतिरोध ऐसा लग रहा था कि यह लंबे समय तक जारी रहेगा और श्री ठाकरे मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप और भारतीय चुनाव आयोग की त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद। आसन संवैधानिक संकट महाराष्ट्र में उड़ गया। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले श्री ठाकरे को 6 महीने के भीतर विधायिका का सदस्य बनना है, जो 27 मई को समाप्त हो रहा है। यह उनके लिए समस्या नहीं थी, चुनाव होना था। 26 मार्च को आयोजित चुनाव आयोग द्वारा महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, जिसके संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया। साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 153 का भी उपयोग किया। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप और चुनाव आयोग की तुरंत कार्रवाई ने राजनीतिक गतिरोध को कम कर दिया। महाराष्ट्र में 9 विधान परिषद सीटों के चुनाव अब 21 मई को होंगे। एक महामारी के दौरान चुनाव कराने का फैसला करके चुनाव आयोग ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस चुनाव में केवल विधानसभा के 288 सदस्य मतदान करेंगे। चुनाव आयोग को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। लेकिन चुनाव आयोग के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बिहार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव, जो 29 नवंबर 2020 तक संपन्न होने चाहिए। पश्चिम बंगाल 30 मई 2021, असम 31 मई 2021, केरल 1 जून 2021, तमिलनाडु 24 मई 2021 और पुदुचेरी 8 जून 2021। राज्यसभा विधान परिषद चुनावों के विपरीत, जिन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है, चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को केवल 6 महीने की अवधि के लिए स्थगित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी 2 साल तक रह सकती है। इतने लंबे समय के लिए चुनाव टालना लोकतंत्र और संघवाद की भावनाओं के खिलाफ होगा, जो संविधान के मूल घटक है। नतीजतन चुनाव कराना ही एकमात्र रास्ता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस महामारी के दौरान चुनाव कराने वाला एकमात्र देश नहीं होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल असिस्टेंट के अनुसार 9 देश पहले ही इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह करा चुके हैं।
इनमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जिसने बड़ी दिशा निर्देशों के तहत 28 साल में 66.2% के उच्चतम मतदाता मतदान को रिकॉर्ड करते हुए एक परिपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव को जीतने में कामयाबी हासिल की है। असामान्य रूप से बिहार जैसे राज्यों की आबादी 9.9 करोड़, दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 5.16 करोड़ की तुलना में बहुत बड़ी है। चुनाव आयोग उन पुराने मतदाताओं के लिए लक्षित उपाय अपना सकता है जो कोविड-19 के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी ढांचे के तहत प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल वोटिंग और मोबाइल बैलेट बॉक्स जैसे विकल्पों का पता लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग के पास नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड के अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक मुश्किल काम है, जबकि यह सुनिश्चित करना कि चुनाव एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के दुःस्वप्न में परिवर्तित ना हो। तो ये आर्टिकल आपका था सेकेंड पेपर के लिए द हिंदू का। आइए अगला देखते हैं, बना रहेगा सामूहिकता का भाव। सामूहिकता में जीना हमारे जीवन की कोई एक संरचना मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने आप में हमारा जीवन है। डॉक्टर विजय अग्रवाल का लिखा हुआ ये लेख है और ये AFE-IAS चलाते हैं, जो IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देते हैं और ऑफलाइन भी। कहते हैं कि जब चंडीगढ़ शहर बनकर तैयार हुआ तो उर्दू के शायर बशीर बद्र ने फरमाया कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तुम मिलोगे तपाक से, यह जरूरी जहनों का शहर है, जरा फासले से मिला करो। फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग का हल्ला है। हिंदी में इसे सामाजिक दूरी कहा समझा गया, लेकिन वास्तव में बात शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंस की हो रही थी। यह अच्छा है कि धीरे धीरे लोगों ने यह समझा कि सामाजिक नहीं शारीरिक दूरी की बात हो रही है। बाद में इसे प्रधानमंत्री ने भी 2 गज देह की दूरी के तौर पर व्याख्यायित किया और फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का भी प्रयोग किया। कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि शारीरिक दूरी का पालन हमेशा के लिए करना होगा। उनके मुताबिक लंबे लॉकडाउन के लोगों के व्यवहार को इतना बदल दिया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग उनकी आदतों में शामिल हो गई है। इस आधार पर उनकी भविष्यवाणी आने वाले वक्त में व्यापार, कला, मनोरंजन, खेल और जीवन की सभी विधाएं प्रभावित होंगी जिनमें सामाजिक एकत्रीकरण होती है। इसी आधार पर कुछ तो समाज के अंत की आशंका जता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बेहतर होगा कि हम अपने भविष्य को अतीत की खिड़की से झांककर समझने की एक छोटी सी व्यवहारिक कोशिश करें। एक व्यवहारिक सवाल है कि आखिर इनमें किसका अंत हुआ? तो क्या सामाजिक मेल मिलाप का अंत हो जाएगा? आज से सैकड़ों साल पहले यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु ने मनुष्य के स्वभाव का गहन अध्ययन करने के बाद घोषणा की थी कि मूल प्रवृत्ति के रूप में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक मानव जाति की जंगली अवस्था से लेकर वर्तमान वैश्वीकरण तक की यात्रा के केंद्र में उसकी यही मूल प्रवृत्ति निरंतर काम करती रही है। आज पूरी दुनिया कोरोना के टीके की खोज में जुटी हुई है। जिस क्षण यह टीका मिल जाएगा उसी क्षण डिस्टेंसिंग का अंत हो जाएगा, क्योंकि यह मनुष्य की मूल स्वभाव के एकदम खिलाफ है। या तो हम इस कोरोना वायरस के असर को खत्म कर देंगे या फिर अपने अंदर इसके साथ जीने की क्षमता पैदा कर लेंगे। क्या कोरोना वायरस में इतनी शक्ति है कि वह हमारे जीवन की विराट और अदम्य जिजीविका का दमन कर दे? अतिथि को देव मानने वाली चेतना क्या सच में मेहमान के घर में प्रवेश करने से इनकार कर देगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होने की भविष्यवाणी तत्काल नकारात्मक स्थितियों से आक्रांत मानसिकता की प्रतिक्रिया से अधिक और कुछ नहीं मालूम होती। निसंदेह आज फिजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता और उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि मानव जाति फीनिक्स पक्षी की तरह है जो राख से पुनर्जीवित होकर उठने की क्षमता रखती है। यह क्षमता बनी रहेगी। मनुष्य पर अपना विश्वास बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को सरकार बनाने की अनुमति दी। 13 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आयोग घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज करके उन्हें सरकार बनाने की इजाज़त दे दी है। इस याचिका में नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अगला है अफगानिस्तान में शांति बहाली के मुद्दे पर आमने सामने बैठे भारत और अमेरिका। कोरोना ने जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अपनी अमेरिकी सेना की वापसी की योजना को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। इस क्रम में उन्होंने गुरुवार को अपनी विशेष प्रतिनिधि
जालमई खलीलजाद को भारत भेजा। खलीलजाद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अलग अलग बात की और अफगानिस्तान शांति समझौते को लेकर गहन विमर्श किया। स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान के आतंकियों के पनाहगारों को खत्म करना होगा। भारत भी अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने खलीलजाद के सामने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान स्थित आतंकियों के सुरक्षित पनाहगारों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक अफगानिस्तान में स्थायी शांति संभव नहीं है। खलीलजाद भारत के बाद पाकिस्तान जाने वाले हैं। भारत ने अफगानिस्तान में हालात बेहतर बनाने में काफ़ी मदद की है। तो आज तक के लिए इतनी ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।